मांग दोगे ना किस टोपी इसमें परिकोड होगा। बेसिकली रहने वाला राजस्थान का हूँ। दौसा जिला है राजस्थान में, एक छोटा सा जिला है। उस जिले में एक छोटी सी ढाणी है, उस ढाणी का मैं रहने वाला हूँ। और उसके बाद मैंने अपना 12th है वो अपना गांव से ही किया। जो सरकारी स्कूल होती है वहां से मैंने 12th पास करके उसके बाद मेरा सिलेक्शन आईआईटी में हो गया था। आईआईटी में मैंने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे लगा, मतलब मेरा प्लेसमेंट भी हो गया था, बीएचईएल में भी हो गया था, अच्छा खासा पैकेज मिल गया था। तो मुझे लगा कि यहाँ रहकर इतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे हमारी सोसाइटी, हमारे लोग और हमारे देश के लिए। तो मुझे एक अवसर दिखाई दिया यूपीएससी की तरफ। फिर मैंने तैयारी करी और फाइनली प्रयास करने के बाद भगवान के आशीर्वाद से ये सफलता मिली और मैं हरियाणा कैडर मिला और आप लोगों की सेवा करने का एक अवसर भारत सरकार की तरफ से मुझे मिला। आप लोगों के जो युवा साथी हैं, इनके जोश को देख के मुझे भी अपने कॉलेज के दिनों की याद है, वो एक बार ताजा हो रही है। और हम भी ऐसे ही हुआ करते थे कॉलेज के टाइम पर, सबसे बैक बेंचर हुआ करते थे, जो पीछे जाके बस किल्ली हुटिंग करना ये काम किया करते थे। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लगा कुछ कि हरियाणा में बैठे हुए हैं, क्योंकि पहले तालियों की गड़गड़ाहट और आप लोगों के जोश से लग नहीं रहा था कि ये हरियाणा का ही जीन है। तो दोस्तों, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। तो जैसा कि अभी संदीप जी ने बताया, हमारा जो आज का मुद्दा है वो है हमारे इलाके में, हमारे देश में और हमारे राज्य में फैलती और बढ़ती हुई नशे की समस्या। अपराध की दुनिया में अपना पैर पसार रही एक नए वर्ड की दुनिया, जिसको साइबर फ्रॉड या साइबर अपराध की दुनिया बोलते हैं, उसके बारे में आपको जागरूक करना। तीसरा मुद्दा जो ये रहेगा, कैरियर गाइडेंस। क्योंकि युवा, जितने भी मेरे युवा साथी यहां पर उपस्थित हैं, वो अपने कैरियर के उस मुकाम पर हैं जहां उनकी ऊर्जा, उनका जुनून, उनका उत्साह, उनकी लगन उनको या तो बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकती है या फिर उनको वही चीजें बर्बादी के मंजर की तरफ ले जा सकती है। ये यदि हम साइंस के हिसाब से भी बात करें तो ये एज होती है, ये जो एज फैक्टर होता है और ये जो एज का जो कॉरिडोर है, इसमें संभावना ये रहती है कि थोड़ा सा आदमी को यदि कोई किसी प्रकार की चीजें आकर्षित करती हैं तो भटकने की संभावना ज्यादा होती है। जो लोग इस समय को संयम के साथ निकाल देते हैं और अपने जो उद्देश्य है और अपने जो मुकाम है उस पर ध्यान रखकर लगातार कोशिश करते रहते हैं, वो अच्छे मुकाम की तरफ पहुंच जाते हैं। बाकी जो विचलित हो जाते हैं वो बर्बादी की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, जैसे एक मैं उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा आपको कि जैसे हम किसी जंगल में जाते हैं, तो जंगल में जाते हैं तो जंगल में जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं, वहां की नेचुरल जो ब्यूटी होती है, वो आपको आकर्षित करती है। और उस आकर्षण में कुछ लोग वहां पर रुककर उस चीज से आकर्षित होकर वहां पर ठहराव ले लेते हैं और अपना समय वहां पर व्यतीत करते हैं। कुछ लोग उस जो सुंदरता है, जो वो विचलन रूपी जो आकर्षण है, उसको बस आंखों से देखते हुए, सरसरी निगाहों से देखते हुए आगे निकल जाते हैं और अंत में अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आकर्षण बहुत आएंगे,
आपकी इस एज में, लेकिन उन आकर्षणों से बचना है। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर और आगे बढ़कर अपने अपने सपने, अपने परिवार के सपने, अपने माता पिताओं के सपने, अपने क्षेत्र के सपने, अपने देश के सपनों को पूरा करना है। दोस्तों, अभी तो ये सब कुछ आपको मजाक लगेगा, क्योंकि हमें भी पहले कोई ऐसे भाषण देता था, ऐसे अपने अनुभव साझा करता था, तो सभी को लगता था कि क्या ज्ञान बांट रहा है। उस टाइम पर आपको, आपकी गलती नहीं है, आपको यह लगेगा कि हमसे स्मार्ट कोई नहीं है, हमसे तेज कोई नहीं है, हमसे समझदार कोई नहीं है, हमसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है। लेकिन जैसे समय व्यतीत होगा और जैसे आपके जो साथी होंगे, जो अपनी लगन, अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, वो अच्छे मुकाम तक पहुंच जाएंगे। और आप उसी स्मार्टनेस, उसी अहंकार और उसी जो अज्ञानता में यदि चलते रहे और लास्ट में जाके आप यदि खेती करोगे या फिर कोई गलत काम में, नशे में पड़ गए, तो नशे की तरह 10 बीमारियों का जन्म देकर बर्बाद हो जाओगे, या फिर कल के दिन अपराध की दुनिया में जाकर उससे आकर्षित होकर वहां पर आप कोर्ट, कचहरी, थाना, इनके चक्कर लगाते रहोगे। तो उस दिन ये रियलाइज होगा कि ये जो कोई आपके सामने आता है और कुछ अपने अनुभव साझा करता है, उसका अपना एक महत्व होता है। तो जो कैरियर की बात है, तो मैं उस पर आना चाहूंगा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है अपना लक्ष्य निर्धारित करना। और ये सबसे बड़ा मिथ है कि ये नौकरी बड़ी है, ये नौकरी छोटी है, इस नौकरी में रिस्पेक्ट ज्यादा मिलता है, इस नौकरी में सैलरी ज्यादा मिलती है, इस नौकरी में आप ज्यादा कर सकते हो, काम कर सकते हो, इस नौकरी में आप कम काम कर सकते हो। ये सबसे बड़ा मिथ है। हर नौकरी, हर जॉब, हर काम रेस्पेक्टेबल होता है। हर जगह काम करने के बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, स्कोप होता है। यह आपकी पर्सनैलिटी पे निर्भर करता है कि आप कम अपॉर्चुनिटी में भी बहुत कुछ कर सकते हो, अन्यथा बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी पावर, बहुत सारी अथॉरिटी होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाते। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य, क्योंकि इंसान को खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। हर इंसान को अपनी कमजोरी, हर इंसान को अपनी स्ट्रेंथ, सबको अपनी सब अच्छी तरह वाकिफ है। तो अपनी जो स्ट्रेंथ है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करें। किसी को स्पोर्ट्स में जाना है, क्योंकि हरियाणा का, यदि हम स्पोर्ट्स की दुनिया में बात करें, स्पोर्ट्स जगत में हम बात करें, तो हरियाणा अव्वल पे आता है। सबसे ज्यादा मेडल लाने वाले जो राज्यों में गिनती होती है, उसमें हरियाणा टॉपर है। यदि हम भारतीय सेना की बात करें तो सबसे ज्यादा फौजी देने वाले जो स्टेट है वो हरियाणा है। अब हम यूपीएससी की बात करें तो लास्ट ईयर जो हमारा जूनियर बैच आया था, उसमें छोटे से स्टेट में 50 लोग, 53 लोग सेलेक्ट हुए थे यूपीएससी में, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बने। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक छोटा सा स्टेट, उससे 50 लोग देश के अच्छे अच्छे पदों पर देश को संचालन में और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे आगे जाकर। तो दोस्तों, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। जिसको, किसी को टीचिंग में जाना है, किसी को स्पोर्ट्स में जाना है, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को यूपीएससी में जाना है, किसी को मतलब मेडिकल में जाना है, किसी को इंजीनियरिंग में जाना है, वो अपना अपना जो अपनी कैलिबर है, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से अपना लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारण करने में ये नहीं, इस चीज को क्राइटेरिया नहीं बनाए कि मेरा पड़ोसी आईएएस बन गया तो मैं भी वही बनूं। कोशिश करो, कोशिश हमेशा बेस्ट की करो, लेकिन हर आदमी की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, क्योंकि आपके हाथ में मेहनत है, सफलता आपके हाथ में नहीं है। काफी बार ऐसा होता है, क्योंकि मैं भी एक मैं छोटी सी मेरी स्टोरी बताना चाहूंगा आपको। हो सकता है मेरा वो यशोगान करना नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसी परिस्थितियां आप जो यहाँ पर मेरे साथी जो विराजमान है वो भी फेस कर रहे हो, और उनको कहीं उससे एक प्रेरणा मिले, वो प्रेरणा की तरह काम करके वो अपने मुकाम तक पहुंचे।
मैं जब 2011 में जब मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, मेरा 40 लाख रुपए का पैकेज भी हो गया था। उसी दौरान मेरे पिताजी जिला शिक्षा अधिकारी थे, शिक्षा विभाग में काम करते थे, तो मेरे फादर को कैंसर डायग्नोस हो गया था। तो क्योंकि आपको सबको पता ही है कैंसर कितनी खतरनाक, किसी भयानक बीमारी है, उसका इलाज अभी भारत में संभव नहीं हो पाया है, परिणति उसकी मौत से ही होती है। तो मैंने अपनी सब कुछ छोड़ के मेरे पिताजी की सेवा में लगा, उनको दिखाना, डॉक्टर्स को दिखाना, ट्रीटमेंट करवाना, सब कुछ चालू किया। फाइनली 2014 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए। तो मैंने कभी सोसाइटी को नहीं देखा था, समाज में कभी ना समाज को देखा, ना समाज को झेला, ना समाज का सामना किया। मैं काफी इंट्रोवर्ट था। तो जैसे ही मुसीबत होता है, जब पिता का साया जब सर से हट जाता है तो एक मुसीबतों का पहाड़ आदमी के ऊपर आके गिरता है। तो वो मुसीबतों का पहाड़ मेरे ऊपर आकर गिरा। बड़ा था, बहन थी, अनमैरिड थी, किसी भी भाई बहन, 4 भाई बहन हम हैं, उनकी किसी की भी शादी नहीं हुई थी, कोई जॉब में नहीं था। तो मेरे लिए मम्मी थी, मम्मी परेशान, क्योंकि एक लेडीज होती है, उसका पति चले जाता है तो उसकी मनोदशा वैसे ही खराब हो जाती है। तो मतलब स्थिति ऐसी हो गई थी कि यह समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। बहनों की शादी भी करनी थी, पढ़ना भी था। क्योंकि मेरे फादर थे, उन्होंने भी सिविल सर्विस की तैयारी करी थी, लेकिन बदकिस्मत थी उनकी कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक मलाल था कि मेरा बेटा भी सिविल सर्विस में जाएगा। तो उन्होंने मरने से पहले ये मेरे से वचन लिया था कि बेटा मेरे सपने को पूरा करना। और मैंने जब उनकी चिता को आग दी थी तो मेरा ये प्रण था कि मैं इसके लिए या तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा या मैं अपना मुकाम पालूंगा। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, ऐसी ऐसी मुसीबत आ गई थी। 2 अटेम्प्ट दिए, मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू में रह गया था। मतलब मुझे ग्रुप डी की जॉब के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। लोग बोलने लग गए थे कि इसकी कहीं नहीं जॉब नहीं लग सकती, ऊपर से इतना मेंटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर। मतलब मैं रेलवे में एक स्टेशन मास्टर की नौकरी करने के लिए इलाहाबाद चला गया। फिर वहां जाके मैंने जैसे ही ज्वाइन किया था, मुझे रियलाइज हुआ कि यार कि हेविंद्र आप यार इसलिए मतलब इस लायक तो नहीं हो। मैं रातों रात वहां से मैंने छोड़ा, मैंने ज्वाइन नहीं किया, वापस आया, फिर मैं वापस तैयारी में लगा, बहनों की शादी करी। फाइनली मेरा 3rd अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया और आईपीएस मिला और आप लोगों के बीच। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि इससे पहले मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि सफलता हर किसी को दिख जाती है, लेकिन उसके पीछे कितना तप, कितना त्याग, कितना परिश्रम, कितनी मेहनत वो होती है, वो किसी को नहीं दिखती। जो लोग सफल हो जाते हैं उनकी वो जो त्याग, तपस्या, मेहनत वो सबको दिख जाती है। जो सफल नहीं हो पाता किसी कारणवश, वो लोगों की नजरों में नालायक हो जाता है। तो इसके लिए मैं 2 पंक्ति कहना चाहूंगा। जब से चला था मंजिल पर मेरी नजर थी, जब से चला था मंजिल पर मेरी नजर थी, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो दोस्तों बात चल रही थी हमारी लक्ष्य निर्धारण की। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें, और लक्ष्य को पाने के लिए दूसरी चीज है वो जो इंपॉर्टेंट है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत ही आपको अपने लक्ष्य है, अपने मुकाम है, वहां तक पहुंचा सकती है। ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है, ऐसी कोई तलस्मी पावर नहीं है जो आपको बिना मेहनत के सफलता के मुकाम तक पहुंचा दे। जितना मेहनत करोगे
जैसे बोलते हैं ना कि हीरा जो कोयला होता है उससे हीरा बनता है, और जितना उसमें दाब और ताप लगता है, जैसे आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं सब, जितना प्रेशर और जितना टेम्परेचर में वो जाता है इतनी जल्दी वो हीरा बन के निकलता है। जितना तपोगे नहीं, जितना प्रेशर नहीं झेलोगे तो हीरा बनना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है और जो इंपॉर्टेंट पहलू है वो है मेहनत। तीसरी बात आती है कि सभी लोगों की शिकायत होती है, मैं जा भी जाता हूं, काफी लोगों से यूथ से इंटरेक्ट करता हूं, तो शिकायत होती है कि खुद को मोटिवेट कैसे रखें। आपने 2 दिन पढ़ लिए, तीसरे दिन आपके दोस्तों का सर्कल आया, उसमें बोल रहे यार चलो यार आज तो पार्टी करते हैं। फिर तीसरे दिन आया यार आज तो सोशल मीडिया पे अलग दुनिया है, ये बढ़िया देखो इसका कितना ग्लैमर है, इसके पीछे कितनी लड़कियां फॉलो करती हैं, लड़कियों को लगेगा कि हमें कितने लड़के फॉलो करते हैं। मतलब अदरवाइज मत लेना इस चीज को, बट ये होता है माइंडसेट यूथ का। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा, लाइफ एक बार मिलती है, फॉलोअर मत बनो, ऐसी शख्सियत बनो कि लोग आपको फॉलो करें। तो मोटिवेशनल की बात है, मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट कैसे रखें। तो इसके लिए एक छोटा सा मंत्र देना चाहूंगा, और जो मैं हर जगह देता हूं और मुझे लगता है वो सबसे बड़ा मंत्र है। हमेशा जब भी आपका मनोबल गिरने लगे, आपको लगे कि मैं अपने लक्ष्य से भटक रहा हूं, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता, उनके चेहरों को एक बार आंख बंद करके, उनके चेहरों पे जो झुर्रियां आपको मेहनत करके, मजदूरी करके या अपने खून पसीने की कमाई करके आपको इतनी बढ़िया फैसिलिटी देके आपको पढ़ा रहे हैं, उनके चेहरों को एक बार आपकी आंखों के सामने से गुजार लेना। कभी आपका मनोबल डाउन नहीं होगा। और यदि ऐसी स्थिति में भी यदि किसी का मनोबल डाउन हो रहा है तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये बात थी अपनी जो कैरियर के रिगार्डिंग। तो एक क्योंकि मुझे जितना लग रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज में मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं और ग्रामीण मध्यम वर्गीय परिवार और ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखता हूं, तो हम जो मिडिल क्लास और जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोगों की एक समस्या होती है, क्योंकि आजकल हर एग्जाम में इंटरव्यू होता है, तो हम इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते। हम पब्लिक स्पीकिंग में ठीक नहीं होते हैं। मैं भी ठीक नहीं, मतलब मैं भी एवरेज ही हूं, मैं भी ठीक नहीं हूं। पहले तो मुझे मंच पर जाने में ही डर लगता था, लेकिन खुदा ने खास्ते सर्विस ही ऐसी मिल गई कि लोगों के बीच में जाना पड़ता है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है और लोगों से थोड़ा बहुत पब्लिक स्पीकिंग भी करना पड़ता है। तो मैं जो यहाँ पर मैडम है, प्रिंसिपल मैडम है और जो सभी स्टाफ है, कॉलेज का स्टाफ है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा और एक सुझाव के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि एक सेशन पब्लिक स्पीकिंग का रखा जाए, जिसमें टॉपिक कुछ भी हो, चाहे वो अपने बारे में ही बताएं, लेकिन इतनी गैदरिंग के सामने चाहे वो मंथ में एक बार अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो 5 मिनट अपने बारे में बोले, अपने किसी विषय के बारे में बोले या फिर कोई उसका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट पर बोले। इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी तर्क वितर्क करने की क्षमता बढ़ती है। आपको कल के दिन इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा या आप किसी जॉब में जाओगे तो सीनियर को फेस करना पड़ेगा, तो आपके अंदर एक अलग से ही कॉन्फिडेंस दिखेगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है।